हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, जिसमें कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 1 में आपको पहले ही करा चुका हूं। अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इसका लिंक आई बटन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स बातें यहाँ पे की गई हैं साइंस से रिलेटेड। तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 से पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 भी कवर कर लीजिएगा। और तो दोस्तों मैं इस पार्ट को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट के ना पढ़ें। कृपया करके आप इसे रट कर पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों इसे आप फील कीजिए, क्योंकि विज्ञान यानी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आप लोग जितना ज़्यादा फील करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे मजा आएगा। और दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको पूरी साइंस में यहाँ पे एक एक चीज़ें यहाँ पे फील करा के आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ब्रेन में सेट कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं बनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिससे आपको फिर बहुत सारी यहाँ पे दिक्कत होगी। तो दोस्तों मैं आपसे बस वादा करता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि मेरे को समझ में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में मैं पदार्थ से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पदार्थ फर्स्ट नंबर चैप्टर में भी था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको पदार्थ से ही स्टार्टिंग करूंगा। दोस्तों पदार्थ होता क्या है, जैसे इंग्लिश में अपन लोग मैटर भी बोलते हैं। इसको देखिए दोस्तों, पदार्थ के बहुत सारे नाम हैं। सब्सटेंस भी बोला जाता है, मैटर भी बोला जाता है, मटेरियल भी बोला जाता है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, बात जिसमें यहाँ पे क्या होता है, मास होता है। मास मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे और जिसमें उसका द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया पेन, किताब, तारे, पानी, ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए 2 चित्र लगा के रखे हैं, तो मैं इस चित्र से आपको पूरा पदार्थ यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि पदार्थ की डेफिनेशन में जो लिखा गया है उसका मतलब क्या क्या निकल के आ रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि जो स्थान घेरता हो। दोस्तों देखिए, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे किताबों की यहाँ पे एक चित्र लगाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रीन बोर्ड को यहाँ पर इतना कवर करके रखा है, तो ये इतना कवर करके रखा है, मतलब ये इतना स्थान घेरा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मैटर यानी कि पदार्थ बोल देंगे। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में इस पेन बॉक्स ने यहाँ पे इतना स्थान घेर कर रखा है, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और आप टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, हम आपका समय पर पूरा सिलेबस करा देंगे विथ गारंटेड। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या चीज है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे व जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिएगा और लिखते रहिएगा, जिससे आपके दिमाग में मतलब ब्रेन में बिल्कुल सेट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर दोस्तों द्रव्य यानी कि पदार्थ, पदार्थ प्रकार के भी हो सकते हैं। यहाँ पे पदार्थ को मेनली 2 टाइप्स में यहाँ पे बांटा गया है। कुछ होते हैं शुद्ध पदार्थ, जिसे अपन लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और यहाँ पर कुछ होते हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसे बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में अपन लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, वो भी यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ भी दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे एक मिश्रण होता है अशुद्ध पदार्थों का, जिससे कि बहुत सारी चीजों का यहाँ पे मिश्रण होता है। इनको भी 2 प्रकार से बांटा गया है, जिसको बोलते हैं सामांगी मिश्रण, दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो चलिए पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ से। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन हो गया। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों आपने एक मिल्क देखा होगा, मिल्क सिर्फ समान प्रकार के कणों से मिलकर ही बना होता है। दूध देखिए दोस्तों, यहाँ पे सफेद सफेद छोटे छोटे यहाँ पे कण हैं, जिससे आपका मिल्क बना है। यहाँ पे तो भी समान प्रकार के यहाँ पे कणों से मिलकर बना है, इसलिए वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यहाँ पे जल भी समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है।
यहाँ पे प्रोटीन और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं शुद्ध पदार्थ के, लेकिन मैंने मेनली 3 ही दिए हैं जो आपको समझने के लिए बहुत काफी हैं। तो चलिए, शुद्ध पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ भी जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ के भी यहाँ पे 2 टाइप्स थे, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा यहाँ पे था कंपाउंड मतलब कि यौगिक। तो चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट का यहाँ पे पढ़ लेता हूं, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है। यह एक शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट यानी कि तत्व एक ऐसी चीज है जिसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन। ये चीजें एक ऐसी चीजें जिसे हम लोग सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपके लिए हो गए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तत्व यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स, और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, और कुछ होते हैं मेटलॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों देखिए, तत्व यहाँ पे देखिए कार्बन, जो कार्बन है ना, इसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। अब जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, तो O2 को भी आप 2 या 2 से अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लोहा आयरन हो गया Fe, इसी प्रकार से तांबा हो गया, सोना हो गया, इसे आप लोग सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एलिमेंट्स यानी कि तत्व बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, तत्व के भी यहाँ पे 3 प्रकार के टाइप्स हो जाते हैं। धातु, चलिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं धातु से। तो दोस्तों क्या है धातु यानी कि मेटल्स क्या है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे धनायन का क्या मतलब होता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पर लिया गया है सोडियम, ये क्या है दोस्तों, सोडियम। अब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं दोस्तों, निकाल दे, तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसे बोलते हैं Na+। अब ये प्लस लगा है दोस्तों, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं दोस्तों, धनायन। ये चार्ज क्यों लगा है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया दोस्तों, दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को अपना बाहर निकाल दिया, अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया, इसीलिए इस पर एक चार्ज लग गया जिसे बोलते हैं प्लस, जिसे बोलते हैं अपन लोग धनायन। समझ गए दोस्तों, इसके लिए धनायन का मतलब होता है उस पर एक चार्ज लग जाए, प्लस का चार्ज लग जाए, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, धनायन। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लिक। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, Mg करके, मतलब मैग्नीशियम का। तो Mg का जब अपन लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे Mg+2 आ जाता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए +2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया अपनी कक्ष से, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, Mg+2। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल में धातु Mg हो गया है धातु। चलिए बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे है अधातु। अधातु क्या होते हैं, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ऋणायन बनाए। दोस्तों अब धनायन का मतलब था प्लस, और ऋणायन का मतलब होता है माइनस। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन मेटल। जैसे कि यार दोस्तों यहाँ पे हो गया सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए बस इतने ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपके एग्जाम्पल। चलिए इसकी कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। दोस्तों ये क्लोरीन है, जब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, तो इसके ऊपर एक चार्ज लग जाता है माइनस करके, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन। ये क्या हुआ है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब आप वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर ले तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है ऋणायन, और उसकी बनाने की जो प्रवृत्ति है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लिक कर रही होंगी बातें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर। सल्फर जब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ पे बनाता है H2 माइनस करके। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है यहाँ पे सल्फर, सल्फाइड आयन इसको बोलते हैं अपन लोग, सल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। ये हो गया सल्फाइड। वो समझ में आ रहा है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना
कि आपको कितना यहाँ पे क्लिक कर रहा है, कितना क्लिक नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे अगला हो जाता है उपधातु। उपधातु क्या है दोस्तों? वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के रासायनिक गुण उपस्थित हो। मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, दोनों को जिसमें गुण यहाँ पे उपस्थित होते हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल लिया गया है एस का। एस को अपन लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं आर्सेनिक। क्या बोलते हैं? ये हो गया आर्सेनिक। एसबी को यहाँ पे बोलते हैं एंटीमनी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीमनी। ये हो गए दो उपधातु के एग्जाम्पल्स जो आपके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ये हो गया उपधातु की, जिसमें धातु और अधातु में यहाँ पे डिफरेंस बताने वाला हूँ। ये डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आईएमपी होते हैं। ये डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्लास 9 हो 10 हो, इन चीज़ों को पूछा जाता है क्लास 9 और 10 में ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं धातु और अधातु में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे कुछ डिफरेंस तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेफिनेशन ही आपको पढ़ाई थी मैंने धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ की पॉइंट्स तो वहीं से आप निकाल सकते हैं। चलिए, और कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में अपन लोग जान लेते हैं। यहाँ पे धातु क्या चीज़ होती है? धातु आमतौर पर ठोस होती हैं। धातु क्या है? आमतौर पर यहाँ पे सॉलिड होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे कि पारा हो गया और गैलीलियम हो गया। ये क्या हो गया? कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं ये जो आमतौर पर, लेकिन ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। और अगर अधातु की बात करी जाए तो अधातुएं यहाँ पे तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए। अधातु है मतलब कि नॉन मेटल तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। और सेकंड पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धातु जो धातुएं होती हैं वो थोड़ी सी भारी होती हैं। धातुएं वो क्या होती है? भारी होती हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये भारी नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी लाइट वेट में होती हैं, हल्की होती हैं। और अगर अधातुओं की बात करी जाए तो यह आमतौर पर क्या होती है? हल्की होती है, ठीक है ना। और धातु में ये कठोर और गैर भंगुर होती है। अब यहाँ पे भंगुर शब्द का मतलब है, भंगुर यहाँ पे कहलाता है जो जिसको टच करने पर जो टूट जाए, मतलब थोड़ी भंगुर टाइप हो, थोड़ी सी टूट जाए थोड़ी सी, उसको अपन लोग भंगुर शब्द उपयोग करते हैं। तो ये कठोर और गैर भंगुर होती हैं। कुछ अपवाद में जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और सीसा जो नर्म है, जो सीसा नर्व है इसमें अपवाद में लिया जाता है। तो अधातुएं होती हैं ठोस अधातुएं यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती हैं? कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पे सुगम भी होती हैं। कठोर भी होंगी लेकिन थोड़ी सी सुगम भी होंगी। और धातु के बारे में अगला पॉइंट है, ये ऊष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, मतलब इनमें आप लोग बिजली को प्रवाह कर सकते हैं। धातुओं के बारे में जान लेते हैं, यह ऊष्मा और बिजली के संवाहक बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है ना। बस ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट पता है आपको, ग्रेफाइट की छड़ें आती हैं जो कि सेल्स में भी उपयोग की जाती हैं, वो तो बिजली का प्रवाह करती है ना। ये नर्म और लचीलेदार होते हैं। धातुएं होती हैं जो नर्म और लचीलेदार होती हैं। और अधातु की बात की जाए तो ये तन्य होते हैं और लचीलेदार भी होते हैं, ठीक है ना। और धातु की बात की जाए, इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यता उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यता उच्च होता है, लेकिन इनका गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होता है। अब इसमें की पॉइंट्स हैं, कुछ गलनांक और क्वथनांक क्या कहलाता है, इसको चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ाया गया था। गलनांक और क्वथनांक क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 को आप देख सकते हैं कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये आमतौर पर टकराव पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर धातुओं को आपस में पीटा जाए तो वो थोड़ी सी ध्वनि उत्पन्न करेंगी, ठीक है ना। और ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातु क्या करती हैं? ध्वनि यानी कि साउंड को उत्पन्न नहीं करती हैं। और जो कि ये होती हैं ये साउंड को उत्पन्न करती हैं, साउंड वेव को यहाँ पे उत्पन्न करती है। ये आमतौर पर चमकदार होती हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे चमकीली होती हैं, क्योंकि इन पर पॉलिश किया जा सकता है, इसलिए चमकदार होती है ना। और ये आमतौर पर गैर चमकदार होती हैं, क्योंकि पेन पॉलिश नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी सी रफ होती हैं। क्या होती हैं? रफ होती हैं। ये थोड़ी सी स्मूथ होती हैं। स्मूथ होती हैं इसलिए इन पे आप पॉलिश कर सकते हैं, और इसलिए ये चमकदार होती हैं। और ये रफ होती हैं इसलिए इन पर पॉलिश नहीं कर सकते, यहाँ पे ये चमकदार नहीं होती, गैर चमकदार होती हैं। तो चलिए ये हो गया डिफरेंस धातु और अधातु के बारे में। देखिए गाइस, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धातु को अच्छे से समझते हुए। और अब कुछ यौगिक के बारे में बात कर लेते हैं। यौगिक क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती। चलिए यौगिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यौगिक क्या चीज है? कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में अपन लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड से बोलते हैं। कंपाउंड क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। संयोजन का मतलब होता है मिलाप, मिलना, है कि नहीं। तो वही हो गया 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक यानी कि पदार्थ बोलते हैं।
अब इसमें H2O है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। H2O क्या है, ये कंपाउंड है। लेकिन अगर इसमें हम इन दोनों को तोड़ें तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव और O2 माइनस, तो ये हो गया एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये भी हो गया एलिमेंट यानी कि तत्व। तो इसी में यही बोला गया है, दो या दो से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में संयोजन करके, संयोजन से बने होते हैं रासायनिक तौर पर। इसी को क्या बोलते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड बोलते हैं। अब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया जो आपके घर में रहता है, NaCl मतलब कि नमक। तो इसमें ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, Na+ और Cl-। तो ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक एलिमेंट। इन दोनों का अपन लोग संयोजन करते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है, जैसे बोलते हैं NaCl। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें इसी बात पर। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम की तरफ। यहाँ पे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोला जाता है। अब इसमें अगर इसको तोड़ें तो S+O2, S+ और O2 माइनस, ये हो गया एक एलिमेंट, ये हो गया एक एलिमेंट। इन दोनों को संयोजन किया तो बन गया SO2। तो इसी चीज को बोला जाता है यौगिक। ये चीज हो गई कंपाउंड। अगर आपको क्लिक किया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री होते हैं गाइस, आप लोग कर दीजिए, क्योंकि यार इन चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी लोग हमें मोटिवेट मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलिए पढ़ लेते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या चीज़ होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जब पदार्थ के सभी कण समान ना होकर यहाँ पे अलग अलग होगा दोस्तों, क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि समान शुद्ध पदार्थ में होता है। जब पदार्थ के सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। पदार्थ के सभी कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। और इसी को अपन लोग मिश्रण भी बोलते हैं, क्योंकि जब अपन लोग दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर दें तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि पानी। अब पानी में दोस्तों बहुत सारी चीजों का यहाँ पर मिश्रण होता है, वाटर में बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोल सकते हैं। समुद्र का पानी हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे ETC एग्जाम्पल हो सकते हैं अशुद्ध पदार्थ के। तो चलिए इस चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या अशुद्ध पदार्थ में क्या क्या चीज अपन लोग पढ़ने वाले। तो अशुद्ध पदार्थ में सबसे पहले हो गया मिश्रण क्या चीज है, मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को यहाँ पे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो या दो से अधिक, एक नहीं लिया गया, अगर एक होगा तो वो शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा ना। तो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलने वाले पदार्थ को यहाँ पे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल और नमक का घोल। अब अगर आपने जल लिया, वाटर लिया और साथ में अपन ने उसमें नमक भी मिला दिया तो एक दो या दो से अधिक तत्वों का यहाँ पे मिश्रण हो गया, दो या दो से अधिक यौगिकों का मिश्रण हो गया, यौगिकों का मिश्रण हो गया यहाँ पे दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। इसको आपने क्या बोल दिया, मिक्सचर। इसको बोल दिया आपने मिक्सचर। यहाँ पे वायु में गैसों का मिश्रण। अब दोस्तों यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जियोन हो गया, और भी नाइट्रोजन होगी। बहुत सारी गैसें हैं जो कि वायु में क्या करती रहती हैं, पूरी वायु में फैली हुई हैं। तो इसको क्या बोले, वायु में गैसों का मिश्रण, है कि नहीं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि वायु में गैसों का मिश्रण हो गया, और जल और नमक का घोल हो गया, ये हो गया मिश्रण। अब मिश्रण भी दोस्तों यहाँ पर दो टाइप्स का होता है, कुछ होते हैं हेमोजेनस मिश्रण और कुछ होते हैं हेट्रोजेनस। मतलब कुछ हो जाते हैं सामांगी मिश्रण और कुछ होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो चलिए पढ़ लेते हैं सामांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं सामांगी मिश्रण मतलब कि होमोजेनस मिश्रण क्या है। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। सामांगी मिश्रण क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित तो होंगे लेकिन उसे अपन लोग देख नहीं सकते, मतलब आप उसे देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं देख सकते। देख तो सकते मतलब अलग अलग आप उस चीज को नोटिस नहीं कर सकते, आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण। अब आपने देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चित्र लगा के रखा हूं आपके लिए। एक सॉल्ट लिया मैंने और कुछ वाटर को लिया। अगर आपने सॉल्ट और वाटर को एक साथ, मतलब नमक और पानी को एक साथ घोल दिया तो आप देखेंगे कुछ सलाइन्स वाटर बन जाते हैं। सलाइन वाटर मतलब पूरी तरीके से वाटर में पूरी तरीके से नमक यहाँ पे घुल जाता है। तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते कि मैं देख लूं नमक ऊपर है या पानी नीचे है, ये चीज आप नोटिस नहीं करते। इसीलिए इसको बोलते हैं सामांगी मिश्रण, कि आप दूसरी चीज का जिसका भी घोल करेंगे वो पूरे उस एरिया में फैल जाए, पूरे इस एरिया में फैल जाए, जिससे आप उस चीज को नोटिस ना कर पाए कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सामांगी मिश्रण। यहाँ पे एक और एग्जांपल हो जाती है मिश्र धातु। बहुत सारे यहाँ पे धातु का मिश्रण, उसे बोलते हैं मिश्र धातुएं, जिसे आप लोग अलग अलग नहीं देख सकते। यहाँ पे हो जाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजेनस मिश्रण क्या है, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण।
अगर आप लोग एक गिलास लेंगे, जैसे कि यहाँ पे फोटो लगी रखी है, एक गिलास लेंगे आप लोग और गिलास में पानी मिला दें और साथ में आप लोग उसमें क्या थोड़ा सा तेल भी मिला दें, पानी मिला दें और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे उसमें तेल मिला दें, तो आपको दिखाएगा कि तेल ऊपर आ जाता है। तेल क्या आ जाता है दोस्तों? ऑयल। ऑयल यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा और वाटर यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा। तो ये हो जाता है बिस्मांगी मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है कि तेल आपको देखिए, जैसे कि इस फोटो में यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है कि ऑयल ऊपर आ गया है और वाटर नीचे। ये क्या हो गया? एक बिस्मांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि अगर वाटर में आप लोग क्या करते हैं, वाटर में आप लोग रेत को यहाँ पे क्या करते हैं, मिला दें। रेत या फिर आप लोग कंकड़ पत्थर, कुछ भी पत्थर वगैरह यहाँ पे डाल दें, तो आप देखेंगे कि जो पानी होगा, पानी में यहाँ पे कंकड़ पत्थर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दिखते हैं, आपको अलग दिखते हैं। ये एक बिस्मांगी मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है कि आपको कंकड़ पत्थर अलग दिखते हैं। आप लोग कंकड़ पत्थर इसमें से हटा भी सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक हेट्रोजेनस मिश्रण का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं विलयन। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि विलयन क्या चीज है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को आप लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। क्या बताया गया है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण। अब सामांगी मिश्रण क्या चीज है, इसको पहले हम बता चुके हैं। तो दो या दो से अधिक सामांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को आप लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब विलयन के भी टू टाइप्स होते हैं, विलायक जिसको अपन लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और कुछ विलेय होते हैं जिसको अपन लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो चलिए विलायक और विलेय को अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र लगा के रखा है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज क्या होती है। यहाँ पे सॉल्यूट को लिया गया है, यहाँ पे ये क्या है, सॉल्यूट है जिसको अपन लोग विलेय बोलते हैं, और ये यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अगर इन दोनों को आप लोग आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर दें, आपस में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। ये चित्र दिया गया है आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए, मैंने ये चित्र लिया है आपके लिए। चलिए दोस्तों, विलायक के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्वेंट क्या चीज होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। आपने एक विलयन लिया है, विलयन में अगर जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होगी उसको आप लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा अधिक होगी आप लोग उसको सॉल्वेंट बोल देंगे। और यहाँ पे विलय क्या होता है, विलयन का वह घटक जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय बोलते हैं। अब विलयन में जो अल्प मात्रा में उपस्थित होगा उसे आप लोग क्या बोल देंगे, विलय यानी कि सॉल्यूट बोल देंगे। ट्रेन में सेट हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्या विलायक होता है। यहाँ पे नींबू और जल का विलयन। अब आपने घर पे नींबू पानी पिया होगा दोस्तों, नींबू हर कोई पीता है। तो आपने नींबू पानी में यहाँ पे वाटर लिया, एक गिलास को, एक गिलास आपने लिया वाटर, और इसमें आपने डाला नींबू। क्या डाला आपने इसमें, नींबू को डाला। यहाँ पे क्या डाला दोस्तों, नींबू का, यहाँ पे नींबू का रस आपने मिलाया। तो आपको पता है कि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है और जो नींबू की मात्रा है बहुत ज्यादा कम है। तो जो पानी हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, विलायक। जो पानी है वो क्या हो गया, विलायक। और जो यहाँ पर रस मिलाया आपने नींबू का वो क्या हो गया, विलेय। तो दोस्तों समझ में आ गया क्या नहीं है, ये चीज आपको नोटिस कर गए हुए कि विलायक क्या चीज है, विलेय क्या चीज। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, सोडा और जल का विलयन। तो यहाँ पे जो सोडा होता है वो क्या हो जाता है, विलेय, और जल हो जाता है विलायक। क्यों, एक सोडे में पानी बहुत अधिक होता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, पानी बहुत ज्यादा अधिक होता है इसलिए उसको बोलते हैं विलायक। और यहाँ पर जल की मात्रा यहाँ पे अधिक हुई तो विलायक हो गया, और सोडे की मात्रा होती है कम तो ये क्या हो गया, विलेय यानी कि सॉल्वेंट। अगर आपको क्लिक कर गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे विलेय और विलायक की भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ पे विलयन को यहाँ पे तीन प्रकारों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गैसीय विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है और द्रव विलयन क्या होता है। तो ये लोग क्या है दोस्तों, विलायक और विलय के भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर इनको थ्री टाइप से बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। चलिए गैस विलयन से स्टार्टिंग करते हैं। गैसीय विलयन क्या होता है, गैस का विलयन, मतलब गैस यहाँ पे विलेय है और गैस एक विलायक है। गैस का यहाँ पे मिश्रण हुआ तो यहाँ पे सामान्य उदाहरण है जी, क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में इसको पूछा जाता है बार बार। क्लास 12 में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और क्लास 9 में भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे विलेय क्या हो गया, गैस, और विलायक होगा गैस। अब विलायक क्या है दोस्तों, जिसकी मात्रा अधिक होगी, और विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे गैस का मिश्रण है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द्रव और गैस, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। जब आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित कर देंगे तो ये क्या हो गया, द्रव और गैस का मिश्रण बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। अगर आप कपूर को अपन लोग नाइट्रोजन गैस में मिश्रण कर देंगे तो एक ठोस और गैस का यहाँ पे मिश्रण बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे द्रव विलयन को भी समझ लेते हैं। गैस और द्रव, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आप लोग क्या बोलते हैं, गैस द्रव मिश्रण। और द्रव द्रव मिश्रण, जल में घुली हुई एथेनॉल। और ठोस द्रव का मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आपने देखा होगा जल में घुला हुआ ग्लूकोज, आप लोग क्या होंगे इसको ठोस द्रव का मिश्रण मान लेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो ठोस हो गया और द्रव यहाँ पे जल हो गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे ठोस विलयन के बारे में समझ लेते हैं। गैस ठोस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अगर आप लोग हाइड्रोजन को पैलेडियम यहाँ पे विलय करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि वो गैस और ठोस का यहाँ पे विलयन हो जाता है। द्रव और ठोस का विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का जब अपन लोग सोडियम के साथ मिलाएंगे तो उसका एक चीज यहाँ पे बन जाती है जिसको अमलगम बोलते हैं। ठोस और ठोस का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है तांबे का सोने में विलयन। जब आप लोग तांबे को सोने के साथ मिलाएंगे तो उसमें क्या बनेगा, वो ठोस और ठोस का यहाँ पे विलयन बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे फिजिकल मतलब भौतिक व्यवस्थाओं के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब ये कहने के प्रयास कर रहा है विलय की मात्रा विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत क्या होगी, कम होगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी और विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। क्या कहने का मतलब है कि दोस्तों आपने एक विलयन लिया जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक है विलय की मात्रा से, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है कि नहीं। इसी प्रकार से इसमें लिखा गया है वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला यहाँ पे दिया गया है सांद्र विलयन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या है, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है। अब कोई भी एक विलयन लिया है जिसमें आपको विलय की मात्रा अत्यधिक पाई गई विलयन की तुलना में, विलायक की तुलना में। अगर विलायक की मात्रा कम होगी, वो विलयन जो विलय है उसकी मात्रा होगी अधिक, तो वो क्या होगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होगी। यहाँ पर संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ताप को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया आपने, ताप के यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, फिक्स कर दिया, और उसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, तो उसे आप लोग क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन बोल देंगे। अब असंतृप्त विलयन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता, वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अब 5वां पॉइंट दिया गया अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती। कहने का मतलब यहां पे हो रहा है कि कोई विलयन लिया गया है जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक है विलयन की अपेक्षा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपर सैचुरेटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। तो ये हो गया दोस्तों सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार हो गए। मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता की तरफ। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा। किसी निश्चित ताप पर मतलब निश्चित ताप को क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया है, तो उसमें विलायक और विलयन की दी गई हुई मात्रा या फिर द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को यहाँ पे विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो चलिए पढ़ते हैं और इसके सवाल भी कुछ कर लेते हैं। तो सवाल करने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूला के बारे में और बता देता हूं, जिससे आपको सवाल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। यहाँ पे द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यहीं पर जो द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो चलिए इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम सादा नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की सांद्रता क्या करना है, आपको ज्ञात करना है विलयन की सांद्रता। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व जल्दी से कर लेते हो। इस सवाल का सॉल्व करने का मेन मकसद है आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे सवाल लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे सवाल कराने वाला हूँ। तो चलिए कर लेते हैं सवाल को सॉल्व। एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम सादा नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको विलेय और विलायक, विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसमें सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, विलेय। अब विलेय क्या है दोस्तों, विलेय वो चीज होती है जो कम घुली होती है, मतलब साधारण नमक। यहाँ पे NaCl क्या हो दोस्तों, विलेय है, जो कितने हैं 40 ग्राम है। और यहीं पर जो विलायक है दोस्तों, जो विलायक है वो क्या है 320 ग्राम, मतलब H2O यहाँ पे कितना है 320 ग्राम। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है दोस्तों, विलयन का द्रव्यमान। तो आपको निकालना सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलेय प्लस विलायक को अपन लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 320 ग्राम को जब अपन जो जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 360 ग्राम। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। अब दोस्तों आपको करना है यहाँ पे फॉर्मूला को पुट। तो आपको निकालना है विलयन की सांद्रता। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र फॉर्मूला विलयन की सांद्रता का। तो यहाँ पे जो विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें आता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तब विलेय का द्रव्यमान कितना है दोस्तों 40, और विलयन का कुल द्रव्यमान 360 इंटू 100। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36। जब 9 का आप 100 में देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.1%। तो ये होगा सवाल सॉल्व। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने। ऐसा ही कंटेंट आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, निलंबन के बारे में, मतलब सस्पेंशन क्या कहलाता है। यह एक विषमांगीय मिश्रण है दोस्तों। विषमांगीय के बारे में मैं आपको भरपूर जानकारी दे चुका हूँ कि विषमांगीय मिश्रण क्या होता है। तो यह एक विषमांगीय मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की घाती -3 सेंटीमीटर और 10 की घाती -4 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है नदी का गंदा जल, मृदा का जलीय विलयन, वायु में धुआं और एवं पेंट। तो चलिए ये हो गया निलंबर के बारे में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लें। तो निलंबर के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, यह एक विषमांगीय मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं दोस्तों। इन कणों का आकार ऐसा होता है कि इन्हें अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक आंख से आराम से यहाँ पर आंख से यहाँ पे आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, विजिबल देख सकते हैं। एक कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि आप लोग इसमें जब भी कुछ चीज जैसे मिक्स करेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, कुछ समय पश्चात नीचे बैठ जाएंगे। इनमें अत्यधिक धीमा मिश्रण होता है। अत्यधिक धीमा मिश्रण का मतलब है दोस्तों कि ना जब अपन लोग एक झिल्ली से गुजारेंगे तो इनमें बहुत मद्दा विसरण होता है, क्योंकि इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिससे इनका विसरण बहुत ही धीमा होता है। कणों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसमें ये वाला पॉइंट दिया गया है कि कणों को क्या है, खुली आंखों से देखा जा सकता है। जब कणों को आप खुली आंखों से देखेंगे तो दोस्तों उसका आकार बड़ा होगा ना, तो इसीलिए इन्हें जब अपन लोग कोई भी एक झिल्ली से गुजारेंगे, पार्चमेंट पेपर से गुजारेंगे, तो इनका विसरण क्या होगा दोस्तों, बहुत ही धीमा यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए ये हो गया निलंबन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब पढ़ लेते कोलाइड। कोलाइड विलयन क्या कहलाता है। यह भी एक विषमांगीय मिश्रण होता है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की घाते -5 से 10 की घाते -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें 10 की घाते -5 10 की घाते इन्हें अपन लोग क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए गोंद, रक्त, स्याही। चलिए दोस्तों क्लोराइड सॉल्यूशन के कुछ गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड प्रवस्थाएं होती हैं, फेजेस ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उसमें दो प्रवस्थाएं होती है। एक परिक्षेपित प्रवस्था, जिसको अपन लोग पहली प्रवस्था का नाम है परिक्षेपित प्रवस्था। क्लोराइड विलयन में वे पदार्थ जो उसके माध्यम के कणों के रूप में वितरित होते हैं। क्लोराइड विलयन में वे पदार्थ जो उसके माध्यम के रूप में वितरित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपित प्रवस्था। उदाहरण के लिए विलेय हो गया जैसे कि। अगर सेकंड है परिक्षेपण माध्यम। क्लोराइड विलयन के वे भाग जिसमें विलेय कण वितरित होते हैं। क्लोराइड कोई भी एक क्लोराइड सॉल्यूशन है जिसमें विलेय कण वितरित होंगे, अपन लोग उसे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे कोलाइट के कुछ सामान्य यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि जी इस साइड अपन लोगों ने लिखा गया है परिचित व्यवस्था, इस वाले बॉक्स में लिखा गया है परिक्षेपण माध्यम। ये प्रकार हो गए जिसके एग्जाम्पल हो गए। जब अपन लोग द्रव और गैस को मिक्स करते हैं तो उसे अपन लोग बोलते हैं एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल या कुहासा। और ठोस और गैस को जब अपन लोग मिक्स करते हैं तो उसे भी बोलते हैं एरोसोल, इसका एग्जाम्पल है धुआं। जब गैस और द्रव को मिक्स करते हैं तो इसे बोलते हैं फोम, इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। दोस्तों शेविंग करने के लिए जो क्रीम आती है वो एक फोम है जो गैस और द्रव का मिश्रण है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है द्रव और द्रव। द्रव और द्रव को अपन लोग बोलते हैं इमल्सन, जैसे कि दूध। दूध क्या है दोस्तों? एक इमल्सन है। और ये क्या है? एक फेस की क्रीम होती है जो कि क्या है दोस्तों? एक इमल्सन है। यहाँ पे ठोस और द्रव का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फर यानी कि कीचड़, जो कि ये क्या है? इसका प्रकार है सोल का एक प्रकार हो जाता है। गैस और ठोस एक फोम बनाता है दोस्तों, जिसमें रबड़, स्पंज और प्यूमिस। द्रव और ठोस एक जेल बनाता है, जैसे कि जेली, पनीर और मक्खन हो जाता है। ठोस और ठोस को जब मिक्स करेंगे तो ठोस सोल बन जाएगा, जिससे कि रंगीन, रत्न और पत्थर या फिर दूधिया कांच बन जाता है दोस्तों। ये हो गए कोलाइट के सामान्य एग्जाम्पल्स। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ ये कैसे आते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे आपके एग्जाम में कि द्रव और द्रव से क्या बनता है, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा एक एरोसिल बनता है, एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कोहरा। ऐसे आएंगे दोस्तों आपके कि ठोस और गैस को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? एरोसोल बनेगा, जिसका एग्जाम्पल है धुआं। दोस्तों ऐसे ही आने वाले हैं आपके एग्जाम्पल में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्लास 12 के लिए भी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्लास 12 के हिसाब से भी वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो यहाँ पे कोलाइट विलयन के कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह कोलाइट विषवांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथक रूप से नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइट कण दोस्तों इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें एक आंख से विजिबल नहीं कर सकते, ये इतने छोटे होते हैं। इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं। दोस्तों ये वही बात आ गई कि अब कोई भी एक पार्चमेंट पेपर, मतलब कोई भी एक बिल्कुल मामूली झिल्ली लेके जिसमें मामूली क्षेत्र होते हैं, तो इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं। दोस्तों ये इतने छोटे होते हैं कण के इनके कण धीरे धीरे विसरित होते हैं। कोलाइट इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं तथा इनके मार्ग को विजिबल बनाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल हो जाता है एक टिंडल प्रभाव का, कि आपने देखा होगा कभी भी किसी एक गिलास में आप पानी लेकर दीजिएगा दोस्तों, और उसमें आप क्या करिएगा? एक रोशनी को डाल दीजिएगा। तो आपने देखा होगा कि वो जब आप उसको रोशनी को डालेंगे तो आपके गिलास में एक यहाँ पे एक उजेला टाइप दिखने लगेगा। जब वो उजेला आपको दिखेगा तो आपके कण क्या हो गए दोस्तों? विजिबल हो गए, क्योंकि वो आपके कण आपकी रोशनी को फैला रहे हैं। जब वो फैलाएंगे तो आपके कण यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कोलाइट कण क्या करते हैं? यहाँ पे प्रकाश के कणों को फैला देते हैं। यही एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों टिंडल प्रभाव का। अगला यहाँ पे पांचवा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कोलाइट थोड़े से स्थायी होते हैं। जो कोलाइट कण होते हैं थोड़े से स्थायी होते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल पर बैठ जाते हैं। अगर इनको शांत छोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे यहाँ पे जमा होने लगेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये वाले मिश्रण घटकों का पृथक्करण। दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है दोस्तों सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है अलग अलग करना, कि हम लोग जो मिश्रण के जो घटक है उनको हम अलग अलग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अधिकांश जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कुछ निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे पहली विधि के बारे में अपन लोग पढ़ लेते हैं। तो पहली विधि दिया गया है वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। तो वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों? पृथक्करण करना है। वैसे मिश्रण मतलब कि ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक घटक क्या होता है दोस्तों? सॉलिड। एक घटक क्या है? सॉलिड, तथा दूसरा क्या होता है? तरल होता है। कि घटकों को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में जो भी द्रव्य पदार्थ है, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों? बॉयल करेंगे, यानी कि गर्म करके उसे वाष्पीकृत करके उसे अपन लोग क्या कर देंगे? कर दिया जाता है। और मिश्रण के बाकी कण यहाँ पे क्या ले जाते हैं दोस्तों? नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि इसके अनुप्रयोग है दोस्तों, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों इस चित्र से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, इसमें नीचे लिया है आपने वाटर, यहाँ पे क्या लिया दोस्तों पानी। इसमें आपने एक बीकर को लिया है, बीकर, इस बीकर में क्या भरा हुआ है पानी। ऊपर क्या रखी है आपने, एक वॉच ग्लास को रखा है जिसमें क्या भरी है दोस्तों, इंक भरी हुई है। जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पानी में जो भी प्राइस हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी क्या बचने वाली है, खाली इंक बचने वाली है। तो ये जो इंक हैंगे दोस्तों यहाँ पे ये कण यहाँ पे बचे हुए हैं, तो इस विधि का उपयोग इसी में किया जाता है कि आपको बाष्पीकृत करके बाकी के कण को हटा दिया जाता है और जो भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसको गर्म करके हटा दिया जाता है और बाकी के जितने भी मिश्रण बचते हैं उसमें कण में वो शेष रह जाते हैं। तो जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। यह विधि होती है कंप्लीट। अगली विधि सेकंड विधि है दोस्तों उपकेंद्रण विधि, जिसको अपन लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में बोलते हैं। यह विधि जिसमें एक उपकेंद्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार की क्या है दोस्तों, मथनी या फिर मिक्सी है, या मिक्सी होती है। मिक्सी तो आपने अपने घर पे देखी होगी, मिक्सी जो चलती है आपके पीसने के काम आती है, मिक्सी होती है जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है। इसे क्या करेंगे आप लोग, मिश्रण में तेजी से घुमाया जाता है तो जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा किया जाता है। रक्त और मूत्र की जांच में, किसी भी ब्लड और जो भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, मूत्र हो गया, उसकी जांच में इसका प्रयोग होता है। डेयरी तथा क्रीम से मक्खन निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और कपड़े धोने की मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसमें इस प्रकार की सेंट्रीफ्यूगेशन में इस प्रकार की मशीन होती है जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, जिसके मैंने इसका एग्जाम्पल लिया गया। इसमें अपन लोगों ने क्या भर दिया है, एक ब्लड को यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया और फिर जब इस मशीन में घुमाएंगे इसे तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे प्लाज्मा अलग हो जाएगा, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे अलग हो जाएंगी। को लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। ये हो गया दोस्तों अगली विधि यहाँ पे पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। इस विधि के द्वारा दो आगलनशील द्रव्यों के मिश्रण को अलग किया जाता है। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलाने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसका प्रयोग है तेल तथा जल की आघूलनशील मिश्रण को पृथक करने में, तेल तथा जल के आघूलनशील मिश्रण को पृथक करने में तथा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, पृथक्करण विधि का। ये है दोस्तों इसका चित्र। इससे मैं आपको पूरी सेपरेशन मेथड क्लियर करा देता हूं। दोस्तों आपने एक बीकर लिया है जिसमें आपने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे वाटर भरा है और ऊपर भरा है ऑयल। यहाँ पर दोस्तों वाटर का जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये नीचे बैठ जाता है और जो ऑयल का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरते रहता है। अब आपने क्या किया दोस्तों, एक स्टैंड ली और नीचे रख दिया आपने एक फ्लास्क। जैसे ही आप इसको खोलेंगे दोस्तों तो ये वाटर नीचे आ जाएगा और जैसे ये वाटर पूरा नीचे आ जाएगा तो आपको जब ऑयल यहाँ पे नीचे आने लगेगा दोस्तों, जैसे ही ऑयल नीचे आया आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेपरेट। तो इसीलिए अपन बोलते हैं इसे सेपरेटर मेथड कि दो आघूलनशील द्रव्यों को यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, अलग किया जाता है। चलिए यहाँ पे अगली विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, जिसको अपन लोग सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। इस विधि के दौरान ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों ऊर्ध्वपतित न होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर और इसके उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड तथा नमक के मिश्रण को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों सब्लिमेशन को अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम से। दोस्तों एक मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम लेकर रखा है जिसमें अपन ने क्या किया है, एक तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया है और आपको ये तो पता होगा दोस्तों जो भी अमोनियम क्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें एक गुण पाया जाता है, ये ठोस से सीधे बास में बदल जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड में सॉलिड से सीधे बास में बदलने का गुण पाया जाता है। दोस्तों अपन लोगों ने क्या किया है, तो फिर इस बीकर को अपन ने यहाँ पे चीनी डिस्क में क्या उल्टा रख दिया है। अब जैसे ही आप इसे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो दोस्तों यह उड़ने लगेगा और इस फ्लास्क पे आगे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चिपक जाएगा और आपको एक सोडियम अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लगाई है, ऊपर कॉटन की एक प्लग लगा के रखी है जिससे ऊपर वाष्प के रूप में उड़ ना जाए, इसलिए आपने यहाँ पे कॉटन की एक प्लग लगा के रखा है। इसको बोलते हैं अपन लोग इन्वर्टेड फनल है दोस्तों, यह इन्वर्टेड फनल है और ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे वेपर हो रहा है दोस्तों। ये मिल गया आपको यहाँ पे सोडियम अमोनियम क्लोराइड, आपको प्राप्त हो जाता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड। अगला मेथड है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी मेथड। दोस्तों इस विधि में अपन लोग क्या करते हैं, रंगों को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप लोग इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं तथा मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
इसका अनुप्रयोग किया जाता है डाई में रंगों को अलग करने में तथा प्राकृतिक रंगों में पेंट को पृथक करने में। तो चलिए इसके डायग्राम से ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन लोगों ने एक फिल्टर पेपर लेके रखा है जिसमें अपन ने एक स्पॉट बना दिया है एक कलर का। इस कलर को जब दोस्तों अपन लोग यहाँ पे एक बॉटल में डालेंगे तो अब जैसे इसको बॉटल में डालते हैं दोस्तों, बस लेकिन याद रखना कि जो लाइन ड्रॉ की है आपने, जो पेंसिल की जो लाइन ड्रॉ मतलब जो कलर है वो आप बॉटल से थोड़ा ऊपर उठा के ही रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे एक कलर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग कलर की रंगों की जितने आपने यहाँ पे कलर लगाए होंगे दोस्तों वो अलग अलग कलर के रंगों की यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर पे वो कलर दिखने लगेंगे। तो इसी बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, मतलब अलग कलर को अलग अलग करना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे अगली विधि है प्रवासी आसवन विधि। आसवन विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो अपघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब जिसे हम अपघटित नहीं कर सकते फिर भी वो क्या होते हैं दोस्तों, वेपराइज होते हैं तथा जिसके जो घटक हैं उनके क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, उनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक का अंतर यहाँ पे कितना होने वाला है 25 के से कम होता है के मिश्रण को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अनुप्रयोग है दोस्तों वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण और पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों को द्वारा पृथक्करण। चलिए इससे अपन लोग फ्रिक्शनल जो डिस्टिलेशन है दोस्तों, इससे अपन लोग डायग्राम से समझ लेते। तो आपने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, एक फ्लास्क लिया जिसमें आपने बर्नर की सहायता से इस मिक्सचर को क्या किया दोस्तों, गर्म। जैसे आप इसे गर्म करेंगे तो ये हीट के फॉर्म में ऊपर चलता जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे लगा देना है टेम्परेचर, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, टेम्परेचर को नापता है। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा दोस्तों कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर पदार्थ को क्या करता है, ठंडा करता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोल्ड वाटर अपन लोग डालेंगे और यहाँ से कोल्ड वाटर को निकाल देंगे। जैसे पदार्थ इस कंडेंसर में से निकलेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा और ठंडे होने के बाद उसे आप लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, एक फ्लास्क में निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेपरेशन मेथड कंप्लीट। चलिए पढ़ते हैं अगली। दोस्तों अगला टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, मतलब जो भी ठोस पदार्थ है उनको अपन लोग शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी ठोस पदार्थ में कुछ भी अशुद्धियां हैं तो उनको शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिस्टलीकरण की विधि क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसका अनुप्रयोग है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, इसका एक प्रयोग है। चलिए दोस्तों क्रिस्टलीकरण को अच्छे से समझ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको एक सॉल्वेंट में प्योर सॉलिड को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, डिसॉल्व। जैसे आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे हीटेड करना है दोस्तों। हीटेड करने के बाद यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद आप देखेंगे दोस्तों जो क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हॉस विलयन को ठंडा होने दिया जाता है। आपको यहाँ पे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसे ठंडे होने देना और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ये बैठ जाएंगे तो क्रिस्टल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए डाला जाता है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। फिल्टर पेपर पे आपको यहाँ पे इसको डाल देना है और इसके बाद आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अगला टॉपिक्स है दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दोस्तों फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन या वे परिवर्तन होते हैं जिनके पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। जिनके भौतिक गुण तथा फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं उन पदार्थों में, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। परंतु उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः लूप प्राप्त कर लेते हैं, पुनः यहाँ पे मूल प्राप्त कर लेते हैं। अगर जो परिवर्तन हुआ भी उनका अगर अपन लोग कारण हटा दें तो वे पुनः मूल पदार्थ यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अब केमिकल चेंजेस की बात आई तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यह वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाए। जैसे कोयले को जलाने पर CO2 तो निकल जाएगी दोस्तों, पर फिर से कोयला तो नहीं बनेगा, ये हो जाएगा केमिकल चेंजेस। अगर आप लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि H2O द्रव अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में वाष्प H2O बनाता है। अगर ठंडा कर दें तो दोस्तों वो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, H2O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंजेस और यहाँ पे नीचे है इसका केमिकल चेंजेस। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से फुल चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट।
तो दोस्तों अच्छे से आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं भी आप तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।